हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत रावत। स्वागत है आपका मैथ्स विद सुशांत में। एक सब्सक्राइबर थी फैशन हब करके, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर सीटेट 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन करा दीजिए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज मैं पेपर लाया हूँ सीटेट 2 का। जितने भी उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। और एक बात और, ये सीटेट 2 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि ये और गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते। एसएससी, रेलवे या अदर गवर्नमेंट जॉब स्टेट के जो भी है, सिलेबस में अगर ये है तो हर जगह आपके ये एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या आया था सीटेट 2 में, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। निम्न मापनों सेंटीमीटर में कौन से मापन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। हमको ये तीन भुजाएं दी है समकोण त्रिभुज की, तो बोलता है कि कौन सी है जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। ऑप्शन ये है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर लेके आइए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आप किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं और क्या आपका आंसर आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए, बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और कर्ण ही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब, आधार। अगर कोई त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि क्या होती है हाइपोटेनियस या कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण जो होती है हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, ये लंब है या आधार। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक कॉमन सा एग्जांपल है, बेसिक सा। 3 4 5 ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर वो बोलता है क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 25। और अन्य दोनों भुजाओं का 9 प्लस 16। तो 16 और 9 जोड़ के 25 आता है। तो हम बोलेंगे जी सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 16 30 32। मैं इस ऑप्शन को देखते ही काट सकता हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा, 32 का वर्ग। आपको समझाने के लिए बताता हूं। 32 का वर्ग होना चाहिए 30 के वर्ग प्लस 16 के वर्ग के बराबर। जब इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, 32 गुणा 32 करके जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे कुछ आया, उसका जो सबसे राइट साइड जो अंक होगा, इकाई का अंक हम उसे बोलते हैं। जैसे 44 में इकाई का अंक क्या है, 4। इसमें 8 8 2। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलेंगे 2 से 2 मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा। ऐसे ही करते हैं। आप 32 गुणा 32 करेंगे, जब ऐसे सॉल्व करते हो 32 गुणा 32 करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलोगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखते, तो 3 दूनी 6 3 3 9 4। तो इकाई का अंक क्या है, 4। मतलब इसकी इससे गुणा करते हैं, वही इकाई का अंक आता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो 32 का वर्ग में इकाई का अंक क्या था, 4। 30 में इकाई का अंक क्या था, आप बोलते 0। और 16 में इकाई का अंक क्या था, 6। तो क्या 6 और 0 को जोड़ के, इकाई का अंक हम जोड़ रहे हैं, तो 6 और 0 को जोड़ के क्या 4 के बराबर आता है। आप बोलते सर नहीं। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम अपना खराब करेंगे। इकाई के अंक से करेंगे यहाँ पे तो आपका टाइम बचेगा और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। बड़ी भुजा कवर करेंगे, 50 का स्क्वायर तो इकाई का अंक आएगा 0 बराबर 2 का स्क्वायर आएगा 4, मतलब इकाई के अंक का
12 से गुणा करेंगे और 4 की 4 से करेंगे, इकाई के अंक की तो आएगा 6, 6 4 0। हाँ, ये ऑप्शन एक बार के लिए हो सकता है, इसको हम छोड़ते हैं। इसमें इकाई का अंक आएगा 0, 8 अट्ठा 64, 4 प्लस 6। ये भी एक बार के लिए हमारा हो सकता है क्योंकि इकाई का अंक 0 0 आ रहा है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 का 0 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 4, इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो क्या 8 0 के बराबर है? आप बोलेंगे नहीं सर। दो ऑप्शन तो हम देखते ही एलिमिनेट कर पाएंगे एक नजर में। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। 12 50 44, 12 50 44। या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, 50 का स्क्वायर निकालिए बराबर 12 का स्क्वायर करिए प्लस 44 का स्क्वायर, देखिए फिर क्या बराबर आता है कि नहीं आता। दूसरा तरीका है, इसको तीनों को उस संख्या से काटिए जिससे ये कटते हैं। जैसे 2 से ही कटता है, देखो 6 बार, 25 बार, 22 बार। अब जो काटने के बाद जो संख्याएं आ रही है, इसमें हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम बोलेंगे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? आप बोलोगे 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 22 का स्क्वायर होता है 484 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। क्या इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा है? यहां से हम इकाई का अंक भी निकाल सकते थे। देखिए 25 का स्क्वायर करते इकाई का अंक आता 5, 6 का इकाई का अंक आता 6 और 22 का आता 4। तो 6 4 10, क्या 0 5 के बराबर है? आप बोलते नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन लेंगे अगर हम 14 50 48। क्या ये किसी संख्या से कट रहे कि? आप बोलोगे हाँ सर, 2 से कट रहे हैं। 7 बार, 25 बार, 24 बार। जब हमारे 3 आंसर नहीं है तो आंसर यही होना चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है? आप यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो आएगा 625, यूनिट डिजिट आएगी 5 बराबर 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, यूनिट डिजिट 6। तो 6 और 9 को जोड़ते तो 15। हाँ, यूनिट डिजिट सेम आ गई। क्या इनको जोड़ के भी 625 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। बड़ी संख्या का वर्ग दोनों छोटी जो भुजाएं होती है उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए मैं यहाँ पे जल्दी से कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद है। अगर आपको मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी है तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब तो याद होने ही चाहिए। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं। बोला था कौन सी भुजाएं हो सकती है। सबसे बड़ी का वर्ग करा मैंने 2 का स्क्वायर। बड़ी भुजा का मतलब 32 की गुणा 32 से करेंगे तो 2 की गुणा 2 से ही होगी, तो 4 आएगा। इसमें 6 प्लस 0 नहीं आ रहा बराबर। इसमें करा था तो 0 4 और 4 8, 8 0 के बराबर नहीं आता। इन दोनों में इकाई के अंक से आ रहा था। पहली नजर में क्वेश्चन को देखते ही दो ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर पा रहा था एक नजर में। इन दोनों ऑप्शन को देख के मैंने कहा हाँ ये और इनमें से कोई आंसर हो सकता है। इसको मैंने सॉल्व किया। अब मैंने पूरे को सॉल्व नहीं करा, मैंने इसको छोटा रूप बनाया 2 से काट के। फिर मैंने देखा उसमें इकाई का अंक जो है, बड़ी संख्या का इकाई का दोनों संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक से अलग आ रहा था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। एकमात्र सी ऑप्शन ही ऐसा था जिसमें ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। पूछा गया अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है? जल्दीबाजी में हम कभी कभी ऐसा निकाल देते हैं कौन सी संख्या 72 से विभाज्य है, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है नहीं है। क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से पेन पेपर लेके आइए और आंसर निकालने की कोशिश करिए कि आपका क्या आंसर आता है। देखिए बोला है कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम टाइम में इनको 72 से भाग देने लग जाओगे सबको। ऐसा करने लग जाओगे तो पूरे सीटेट के एग्जाम में आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, ये वाला।
क्योंकि इतना ही टाइम रहेगा आपके। आप देखिए 72 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है पता है? जब वो 8 से भी डिवाइड हो रही हो और 9 से भी डिवाइड हो। आप बोलेंगे सर 8 से कब डिवाइड होगी, आप ये बताइए। 8 से तब डिवाइड होगी कोई संख्या जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हो। जैसे कोई भी संख्या यही है, अगर इसके ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे होंगे ना, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही होगी। आप बोलेंगे सर 9 का रूल क्या है? 9 का ये है सम ऑफ डिजिट, मतलब अंकों का योग। जो संख्या है उसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे ये संख्या है इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, 8 2 16, 8 के 24, 8 को 32, 32 4 36, तो हम देखेंगे जैसे जोड़ के 36 आया, वो 9 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे सर होता है, 9 को 36। तो ये संख्या भी कहीं ना कहीं 9 से डिवाइड हो रही हो। इतना अगर क्लियर हुआ तो क्वेश्चन में आता है कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए हम 72 से क्या है, दोनों होने चाहिए डिवाइड। तो लास्ट की 3 संख्याओं को मुझे लगता है डिवाइड देना आसान है 9 की अपेक्षा। आप सबको जोड़ोगे, इससे अच्छा हम पहले देख लेते हैं कि 8 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 8 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन बोला क्या है कौन सी विभाज्य नहीं है। तो ये 8 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको देखूं 8 अट्ठा 64, 6 4 8 अट्ठा 64 जा रहा है भाग, 8 का तो जा रहा है। 8 एकम 8, 8 को 32 आ रहा है। 8 एकम 8 बचा 5 नहीं 6 2, 62 में 8 का भागा नहीं जाता है। तो जब इसमें 8 का ही भागा नहीं जा रहा है तो 72 से डिवाइड होगी नहीं, हमें और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई संख्या 72 से विभाजित तब होगी जब वो 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। ये संख्या हमारी क्या है, 8 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं होगी? ऑप्शन डी। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ये पता होना चाहिए 72 से विभाज्य कब होगी, जब वो 8 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। तो मैंने देखा ये संख्या मेरी 8 से डिवाइड हो नहीं रही है, बाकी तीनों तो 8 से डिवाइड हो रही है लास्ट की 3 डिजिट, लेकिन इसकी लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भागा हमारा नहीं जा रहा है। जब 8 का भागा नहीं जा रहा है तो ये संख्या 72 से विभाज्य नहीं होगी। हमें 9 से विभाज्यता का रूल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से ही हम आंसर तक पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिया है क्वेश्चन में a प्लस बी 17/6, ए बी 2, तो a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमारे ऑप्शन है। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, आप ये कौन सा फॉर्मूला लिया? तो मैं उनको बोलूंगा देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये पढ़ा है। अगर मैं बोलूं कि मैं दोनों साइड 4ab जोड़ दूं और 4ab घटा दूं, दोनों साइड मतलब इसके इसमें 4ab जोड़ दूं और 4ab घटा दूं, कर सकते हैं? जो चीज मैं जोड़ रहा हूं वही चीज मैं घटा रहा हूं, जो चीज मैं जोड़ रहा हूं वही चीज मैं घटा रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 4ab, तो कितना आ जाएगा प्लस के 2ab और माइनस क्या बचा 4ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलेंगे सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइनस ये सब फॉर्मूला बन गया और बचा कितना माइनस 4ab। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखे देखे डायरेक्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इसको डायरेक्ट याद करिए, इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया ये आता कैसे। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है 17/6,
का होल स्क्वायर माइनस 4ab गुणा में ab की वैल्यू दी है तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 17 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर याद करिए 1 से लेके 30 तक, बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। 17 का स्क्वायर होता है 289, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 8, एलसीएम कितना आएगा 36, 36 का भागा इसमें जाएगा एक बार, उसकी गुणा 289 में तो इतना ही आएगा, माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एक है, एक का भागा इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 36 बार, और उस 36 की गुणा 8 से होगी तो 6 8 48 का 8 से 4 28, तो ये आया हमारा सॉल्व करके 1/36। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। हमें पूछा है a माइनस, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका रूट हो जाएगा, एक का रूट तो एक ही होता है और 36 का कितना होता है 6, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारी 1/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका सीटेट 2 के एग्जाम में आया था, आप करके देखिए इसे, आपका आंसर क्या आता है, और टाइम भी देखिए कि कितने टाइम में आप आंसर तक पहुंच पाए। बोला है 4x² 9² इतना का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड या इसका एक फैक्टर कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड या जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर होते क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं 10 के फैक्टर क्या है, तो फैक्टर होते हैं वे संख्याएं जिनका 10 में पूरा पूरा भाग जाता है, वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे इसके फैक्टर होंगे 1, क्योंकि 1 का भागा 10 में पूरा पूरा जाता है। 2 10 का एक फैक्टर है, 3 4 फिर 5 10 का एक फैक्टर है, 10 10 का एक फैक्टर है। जैसे बोलूं 15 के फैक्टर क्या होंगे, आप बोलेंगे 1 3 5 15, मतलब जो उसके फैक्टर होते हैं उनका संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो उसके फैक्टर होंगे इसका इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, वही उसके फैक्टर होते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या दी हमें 4x² प्लस 9x² प्लस ये x और y के टर्म में दिया है। x और y जो होती है वैल्यू, वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब उनके मान फिक्स नहीं होते हैं। x का मान कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ऐसी y का मान भी कभी कुछ है कभी कुछ है। जैसे 4 है, 4 का मान 4 है तो हमेशा 4 ही है, 9 12 5 2 3, तो ये आपस में फिक्स वैल्यू है। लेकिन जो x और y है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में ऐसा है कि हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं x और y की वैल्यू। मैंने अपने मन से माना x, दोनों को बराबर ले लेता हूं, x और y की वैल्यू 1, कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने x और y 1 क्यों माना, फॉर इजी कैलकुलेशन। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर 1 तो 4 ही आएगा, प्लस y का स्क्वायर 1 आएगा तो 1 की गुणा 9 से 9 आएगा, प्लस 12 x और y की गुणा होगी तो 1 ही आएगा, माइनस 5 x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 1 है, तो 3 2 5 आ जाएगा, माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 16, 16 9 25, 25 माइनस 25 माइनस 14, प्लस के 25 माइनस के 25 बचा माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है तो x की वैल्यू 1 रख के और y की वैल्यू 1 रख के देखेंगे क्या इसका भागा इसमें जा रहा है। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2, y की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 कितना आएगा, आप बोलेंगे माइनस भी ज्यादा है, कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो माइनस का 2। बी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, 3 2 5 5 7 12। सी ऑप्शन मेरा बनेगा 14 15 16 17 18 19, x और y की वैल्यू 1 रखें, ये बनेगा 5, 5 में से 2 गया 3, क्योंकि 5 ज्यादा है माइनस के कम है। तो अब देखिए ये जो हमने रखा -14, ये हमारी संख्या है, क्योंकि ये हमारी संख्या है। इसमें देखिए किसका भागा जाता है, इसका कौन सा एक फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर वही होते हैं जिसमें संख्या का पूरा पूरा भागा जाता है। क्या 3 का भागा 14 में जाता है, आप बोलेंगे नहीं।
19 का जाता है नहीं, 12 का जाता है नहीं, केवल -2 ही एक संख्या है जिसका 14 में पूरा पूरा भागा जाता है। -14 बट्टे -2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो 7। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 19 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ये ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी और एग्जाम में आप इसी तरीके से क्वेश्चन करिएगा इसको, तो इजीली आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। खुद से करके देखिए एक बार क्या आंसर आता है। क्वेश्चन बोलता है निम्न आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाया जाता है। महीने दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और बेचे गए कंप्यूटर की संख्या 500, 700, 840, 750, 890, 820। उन त्रिज्य खंड में केंद्रीय कोणों में अंतर ज्ञात करना है जो मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाते हैं। ऑप्शन है 28.8, 29, 27.2, 28 डिग्री में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट ये क्या होता है। ये आपने देखिए बहुत बार, आप अगर क्रिकेट वगैरह देखते होंगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे बहुत बार आकृति देखने को मिलती होगी कि किसी क्रिकेटर ने लेग साइड में 10% रन मारे, इधर 20% मारे, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता होगा। इस टाइप की आकृति। अब देखिए ये दे रखा है किसका, जनवरी से लेके जून तक का है, तो ये जनवरी का मान लेते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर एक ही जगह पे, यहाँ पे यहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पे घूम के वहीं पे आ जा रहा है, तो पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे घड़ी में है, कोई घड़ी की सुई 12 बजे से स्टार्ट हो रही है और घूमते 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 12 पे ही आ जा रही है, तो वो 360 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसे ही ये है, पूरा घूमते घूमते अपनी जगह पे गोल चक्कर मार के वहीं पे आ जाती है, तो एंगल होता है 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक पूरा मैं बोलूं एंगल के टर्म्स में कितना है, आप बोलेंगे 360 डिग्री। लेकिन बेचे गए कंप्यूटर जो है जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई इतना, जून इतना, इन सब का सम क्या 360 डिग्री के बराबर होगा या नहीं, बताइए। ये है एंगल के टर्म्स में और ये है बेचे गए कंप्यूटर टोटल यहां से लेके यहां तक, तो आप बोलेंगे हाँ सर होगा। तो मैं इन सबको जोड़ूंगा पहले, तो इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ूंगा 0 0, तो इकाई का अंक मैं देख रहा हूँ कि 0 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है 0। ढाई का 2, 9 2 11, 11 5 16, 4 20, 20 का 0, हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, 7 25, 33, 40, 45, 4500। क्या 4500 बराबर होगा 360 डिग्री के? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा। हमें निकालना क्या है, अंतर मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटर का। तो मार्च ये है, जनवरी ये है, तो 840 यहाँ बेचे, 500 यहाँ बेचे, तो कितना अंतर है? आप बोलेंगे 840 माइनस 500 मतलब 340 का। तो जब 4500 है 360 के बराबर डिग्री के, तो एक हो जाएगा 360 अपॉन 4500। लेकिन किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को? 340 की। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 9 से कटेगा 4 बार, 9 को 36, 9 पंजे 45, तो 34 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 6 16 का 6, हासिल 1, 12 1 13 डिवाइडेड बाई 5। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, बचा 3 6 36, 5 7 35, 5 दूनी 10, 27.2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27.2 डिग्री के बराबर होगा।
देखिए क्या समझा रहा था मैं, एक बार आपको और बताता हूँ। ये हमने बनाया पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या है, पूरा जो वैल्यू है जनवरी से स्टार्ट होकर यहाँ तक हम आ रहे हैं जून तक, तो एंगल के टर्म्स में वो 360 डिग्री के बराबर होगा। कभी कभी जैसे यहाँ पे एंगल्स दिया है, कभी कभी परसेंटेज के उसमें भी बोला होता है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है ना वो 100% के बराबर होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे बात एंगल की हो रही है, तो पूरा हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। और 360 डिग्री किसके बराबर होगा, जनवरी से लेके जो जून तक है वो सारी संख्याओं के बराबर, जो कंप्यूटर बेचे हैं उसी के बराबर होगा। तो 1 डिग्री में निकाल लूंगा, लेकिन पूछा है इन दोनों का अंतर, तो 340 की वैल्यू 27.2 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। निकालिए क्या आता है आंसर। आप बोलेंगे सर 5043, इतना लंबा रूट तो हमें आता नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको जोड़िए, 5 4 9 10 11 12, इतना तो समझ में आता है कि 12 संख्याओं का डिजिट का योग है, तो ये 3 से डिवाइड होगी। देखो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ भी काम आएगा। जब ये 3 से डिवाइड होगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा, कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि 12 आ रहा है तो कटना ही कटना है, क्योंकि डिजिट जो है उसका योग 12 है। 3 से जाएगा एक बार, बचेगा 2 0 20, 3 6 का 18, बचेगा 2 4, 3 8 24, 3 कम 3। आप बोलोगे ये है 50, 50 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ये तो छोटी वैल्यू है, आप इसको डिकोड कर लेंगे। जैसे 32 है, 32 भी आपको पता है कितना होता है, 16 गुणा। फिर ये आ गई बड़ी वैल्यू, आप बोलेंगे सर इसको कैसे बात करें थोड़े, तो देखो जोड़ लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। जब संख्याओं के डिजिट का सम 9 है तो ये 3 से डिवाइड होगी, इसका मतलब 3 इसका एक मल्टीपल होगा, 3 से भागा देंगे तो 3 से को 12, 3 का 3। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे यहां सॉल्व करता हूं। 1681, बताइए किसका स्क्वायर होता है 1681। आप बोलेंगे सर ऐसे तो पता नहीं चल रहा, मैं आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताता हूं। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 32, ठीक है। इसमें क्या करिए, जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर मतलब उसकी गुणा उसी से ही करिए। तो 2 गुणा 2 होगा और 2 दूनी 4, हासिल कुछ नहीं है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए अगले उसमें, 3 दूनी 6, और इसकी गुणा इससे करिए ऊपर वाले, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1। फिर जो आगे वाला है इसकी गुणा इसकी खुद में करिए, तो 3 किया 9 और 1 10। और बताता हूं धीरे धीरे आपको आएगा, 42 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कीजिए, मतलब 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, और 8 की 2 से गुणा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1। इसका स्क्वायर 4 चको 16 और 1 हासिल 17। और बताता हूं, 45, 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 का 5, कैरी कितना हुआ हासिल 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 चको 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42, हासिल 4। फिर पहले वाले का स्क्वायर, 4 चको 16 और 4। इसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए इन चीजों को। एक और करते हैं, 40 का स्क्वायर, पहले वाले का क्या होगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
1, दोनों की मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और पहले वाले का स्क्वायर 4 छको 16। तो 1681 यहां से निकला किसका स्क्वायर? 140 का स्क्वायर। देखिए ये मैं जो चीज कर रहा हूं ना कि पहले का स्क्वायर फिर दोनों की मल्टीप्लाई उसकी 2 से गुणा फिर लास्ट वाला जो है दहाई का अंक उसकी स्क्वायर, वो क्यों कर रहा हूं? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 32 का स्क्वायर था तो मैं इसको क्या लिख सकता था? 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता था। तो इसमें क्या करना है, देखो 2 का तो मैं 2 जो अंक थे उनका मैं स्क्वायर कर रहा था, तो देखिए 2 अंकों का क्या होगा? स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और एक में क्या कर रहा था? दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा, 2 अंकों का स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा। वही ये चीज है, उसको मैं प्रैक्टिकली लाया हूं। आपको ये हैबिट में लाना अपनी, कैसे आप झट से स्क्वायर निकाल सके किसी भी चीज का। आपसे मैं बोलूं मुझे बताओ 85 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे पहले इसका स्क्वायर, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 8 पंजे 40 गुणा करी 40 दूनी 80 और 2 82 हासिल 8, 8 अट्ठा 64 और 8 72। ऐसे निकालना है आपको जल्दी से। कोई आपसे पूछे 92 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे इकाई के अंक का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दोनों की आपस में गुणा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 9 नमा 81 और 3 84। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 1681 किसका स्क्वायर है? 41 का, तो रूट के अंदर है और 41 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है? 41 गुणा 41, तो 41 बाहर आएगा तो रूट से हट जाएगा, तो 41 रूट 3 गुणा 5। देखिए 2 बार है, जब रूट के बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब ये 25 है तो रूट 25 क्या होता है? बराबर 5, तो 5 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 तो बचा ही है। 16 का रूट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 4, 4 बाहर आ जाएगा, रूट 2 गुणा 441 किसका स्क्वायर होता है? बोला है 1 से 30 तक के स्क्वायर कंठस्थ याद कर लो। 21 का स्क्वायर होता है 21 441, तो 21 आ जाएगा बाहर। स्क्वायर करिए, बहुत काम आएंगे, आपका टाइम बचेगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, तो 5 एकम 5, 5 को 20 अपॉन 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 205 बट्टे 84, 205 बट्टे 84। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए दोस्तों क्या आता करके इसका आंसर। दो वृत्ताकार खेतों C1 और C2 के परिमाप 40 पाई और 96 पाई मीटर है। तीसरे खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल C1 और C2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर? खुद से करके देखिए क्या आंसर आता है, बताइए, और कितनी तेजी से आप कर पा रहे हैं। देखिए दो वृत्ताकार खेत हैं। पहले तो आपको बताना चाहता हूं, वृत्ताकार वृत्त जो होता है 2D इमेज होती है। 2D मतलब इसमें हाइट नहीं होती, जैसे जहां पे हम दौड़ते हैं ग्राउंड में या क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तो वो ग्राउंड ऐसा रहता है, वो 2D इमेज है, मतलब उसमें क्या नहीं है? हाइट नहीं है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये यहां से यहां तक जहां हम दौड़ते हैं किनारे किनारे पूरा ये होता है वृत्त का परिमाप। और वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। आप बोलेंगे पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है और इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर क्या होता है? आर होती है वृत्त की त्रिज्या।
त्रिज्या मतलब अगर हम इसको छोटा सा सर्किल माने तो यहाँ पे बीच में प्रकार की नोक रख के जो हम ऐसे सर्किल में बनाते हैं ये, तो यहां से जहां से हमने प्रकार की नोक रखी है यहां से कहीं की भी दूरी, जो ये वाली लाइन है परिमाप वाली, कहीं से कहीं तक सब बराबर होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा बीचों बीच। तो यहां से यहां तक की दूरी बोले, यहां से यहां तक की बोले, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहीं भी बोल दे, ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप पता चल गया आपको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ये बीच वाला एरिया, सब ये टोटल एरिया, ये ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसका परिमाप है। ये यहाँ पे मैं स्केच पेन कर रहा हूँ, ये परिमाप, और ये अंदर का सब क्षेत्रफल है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो सब है रेडियस या त्रिज्या। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और आर इस वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त जो होता है 2D इमेज होती है, मतलब 2 डायमेंशन है, इसमें हाइट नहीं होती है। हाइट मतलब ऊपर को जो लेंथ वो रहती है, जैसे हम कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनमें क्या होती है, हाइट भी होती है। हम बोलते हैं हमारे यहाँ तक पानी आ गया या गले तक पानी था, तो वो हाइट है, तो वो 3D डायमेंशन वाली एक आकृति है। अभी हम बात कर रहे हैं वृत्त की, तो वृत्त एक 2D है, परिमाप का फॉर्मूला 2πr और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। इतना अगर आपको आता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो वृत्ताकार खेतों C1 और C2 के परिमाप। तो पहले C1 का परिमाप कितना दिया है, 40 पाई। खेत क्या है, वृत्ताकार है, तो मान लेते हैं C1 वाला जो है उसकी त्रिज्या है R1। फॉर्मूला यही होता है परिमाप का 2πr। R1 इसलिए मान लिया क्योंकि दो खेत हैं, तो उसकी R2 मान लेंगे बाद में। यह आ जाएगा 40 पाई। पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू आ गई 20 मीटर। इसका मतलब जो C1 खेत है उसकी त्रिज्या है 20 मीटर, और दूसरा खेत क्या है हमारा C2, तो C2 की हम रेडियस मान लेते हैं R2, 96 पाई। पाई से पाई कैंसिल, R2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 का भागा देंगे 48 मीटर। एक खेत C1 है उसकी त्रिज्या 20 मीटर है, एक खेत वृत्ताकार खेत C2 है उसकी त्रिज्या 48 मीटर है। तीसरा खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी, एक रैंडम तीसरा कोई खेत है उसकी त्रिज्या क्या होगी, यदि इसका क्षेत्रफल C1 और C2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब C1 प्लस C2 का जो क्षेत्रफल है वो C3 के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई C1 की रेडियस कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई रेडियस कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। C3 भी वृत्ताकार खेत है और उसका जो एरिया है वो C1 और C2 के एरिया के बराबर है। तो पूछिए C3 की त्रिज्या, तो हम मान लेते हैं पाई, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कैपिटल R मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर C3 की त्रिज्या। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है पाई पाई पाई, तो हम पाई को वो नहीं करेंगे, कहीं सॉल्व करने लग जाओ, थोड़ा क्वेश्चन को देखो। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, तो अगर मैं पाई यहाँ से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, और यहाँ है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को जबरदस्ती कैलकुलेशन में लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो पाई से पाई कैंसिल हो, 20 का स्क्वायर 400, देखो 48 आ गया, यहाँ पे मजेदार चीज आ गई। हमने सीखा, अभी सीखा था स्क्वायर निकालना, 48 का स्क्वायर कैसे सीखा था, 8 का स्क्वायर, 8 था 64 का 4 हासिल 6, 8 को 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 70 का 0 हासिल 7, 4 को 16 और 7 23। समझा, 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठा 64 का 4 हासिल 6, 8 को 32, दोनों की गुणा होती है, 8 को 32, फिर उसकी 2 से 64 से 70 का 0 हासिल 7,
फिर इसका स्क्वायर 4 चौको 16 और 7 23, तो ये कितना आ गया 2304। देखिए कितना टाइम बचा आपका, नहीं तो अभी आप सॉल्व कर रहे होते इसको। हमारा आया जोड़ के 4072 2704। तो हमको ये देखना है इस 2704 इनमें से किसका स्क्वायर होता है। देखिए 52 का मतलब स्क्वायर मतलब 52 की गुणा 52 से होगी, आर स्क्वायर है तो 52 की गुणा 52 से होगी, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, आप बोलेंगे 4। तो ये हो सकता है। 3 की गुणा 3 से होगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, क्योंकि 53 की गुणा 53 से करनी है, तो 3 की गुणा 3 से होगी तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, ये हो नहीं सकता। 8 की गुणा 8 से 8 64 हो सकता है, 1 की गुणा 1 से हो नहीं सकता। मुझे एक बात बताइए, ये तो क्या है 68 है, अगर ये 60 भी होता तो इसका स्क्वायर कितना होता, आप बोलते 6 6 36 मतलब 3600। तो ये तो 60 से भी कम है, क्योंकि अगर ये 60 होता तो 60 का होता है 3600, लेकिन ये तो 68 है, तो इसका मतलब ये तो और ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बता रहा हूं आपको, कैसे आप ऑप्शन को बिना सॉल्व करे हटा सकते हो। ये 68 है, मैंने बोला यूनिट डिजिट से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट इनकी आ रही है 4, लेकिन मुझे पता है 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो हमें पूछा कितना है 2704, तो आंसर तो 60 से भी छोटा आएगा ना, ये ऑप्शन तो 60 से बड़ा है, तो देखते ही काट दो। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 52 का स्क्वायर देखो इतना ही आएगा। यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 दूनी 4, दोनों की गुणा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 का जीरो हासिल 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, तो 2704 ये भी है, 2704 ये भी है। इसका मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 52, क्योंकि 52 का स्क्वायर होता है 2704, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि प्रेक्षक आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, प्रेक्षक ये संख्याएं दी हैं, यदि इन आंकड़ों का माध्यक 61.5 है तो इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से पहले बताता हूं कि माध्यक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मीडियन। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास संख्याएं हैं 5 4 3 2 1, इनका बोला जाएगा कि माध्यक निकालिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये संख्याएं जो है इनको आरोही क्रम में लिख देना है। तो आरोही क्रम क्या बनेगा इनका, 1 2 3 4 5। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा जब लिखेंगे, बीचों बीच जो संख्या आएगी वही उसका माध्यक होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं, अगर संख्याएं होती 5 4 3 2, बोलता है इन चारों संख्याओं का माध्यक निकालिए, तो आप क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते 2 3 4 5। बीचों बीच तो हमें कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो इसमें क्या करेंगे, जो बीच की दो संख्याएं मिलेंगी हमें उनको जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे, मतलब एक तरह से इसका औसत हम निकाल देंगे। औसत क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पद हमारे क्या है, विषम है, विषम पद है तो हमें इजीली मिल जाएगा बीचों बीच वाली संख्या। लेफ्ट में उसकी उतनी ही संख्याएं होंगी, राइट में उसकी उतनी ही संख्याएं होंगी। तो ऑड में हमें दिक्कत नहीं है जब ऑड संख्याएं दी है। इवन में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि इवन में हमें बीचों बीच एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, जो बीच में जो भी संख्याएं आएंगी दो, उनको जोड़ के 2 से भागा दे देना है। इतना समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है आरोही क्रम में लिखे हुए, देखिए ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखे हुए हैं तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसने हमारे लिए क्वेश्चन इजी बना दिया। अब हम देखेंगे कि बीचों बीच क्या आता है। संख्याएं कितनी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या है तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भागा देना पड़ेगा। तो बीच की कौन सी संख्याएं, देखो ये दोनों आएंगी बीचों बीच। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के, तो 2a + 3 और 2 से भागा हम देंगे। हमें दे रखा है माध्यक कितना है, आप बोलेंगे माध्यक हमें दे रखा है 61.5।
यहां से हम निकालेंगे 2a प्लस 3 इक्वल टू 61 दूनी कितना होता है 122 और 0.5 मिलके 1 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू 120 और a की वैल्यू आ गई हमारी 60। a की वैल्यू हमारी 60 आ गई। इसका मतलब जो ये a है ये 60 है और जो a प्लस 3 है वो 63 है। अब वो बोलता है इन आंकड़ों का माध्य निकालिए। माध्य क्या होता है? माध्य और एवरेज एक ही है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पदों का हमको योग करना है, मतलब सब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इकाई का हम जोड़ता हूं। 8 4 12 13 16 17 24 25 33। 3 आया इकाई का। इकाई का अंक आया मेरा 3। आगे जोड़ेंगे फिर 7 दूनी 14 16 23 27 28 30 9 फिर आएगा 5 9 593 इसको जोड़ के आ रहा है 593। तो 593 को हम किससे डिवाइड करेंगे? आप बोलेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक डेसिमल यहां पे आ जाएगा, मतलब 59.3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है, यदि आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की धारिता मीटर में है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन कैसे होता है। सिलेंडर, ये 3D इमेज है क्योंकि इसमें क्या है, इसकी हाइट। कोई 3D इमेज में देखता हूं मेरे पास होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है बेलन, क्योंकि 3D इमेज है। देखो हाइट भी है इसको। तो बोलता है यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या के तिगुने के बराबर है, मतलब जो इसकी हाइट है यहां से लेके जो यहां तक इसकी हाइट है, उसकी आधार की त्रिज्या, हम मानते हैं बेलन की ऊंचाई जो है उसकी आधार की त्रिज्या r है, तो उसके 3 गुने के बराबर है, ऐसा बोलता है। यदि आधार का क्षेत्रफल, मुझे बताइए बेलन का जो आधार होगा, ये बेलन है, इसका जो ये आधार होगा, तो ये आपको क्या वृत्त नहीं लग रहा है? एक वृत्ताकार इमेज है, देखिए। और ये क्या है? 2D इमेज है। इसमें हाइट नहीं होगी, केवल ये जो हमने बताया था, ये परिमाप है, जहां पे मैं उंगली लगा रहा हूं ना, ये परिमाप है। और ये क्या है? इसके बीच का सब क्षेत्रफल है। तो उसने क्या किया, यदि आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार एक वृत्त होता है। देखिए बेलन, बेलन का आधार क्या है? एक वृत्त। ये देखिए, तो यदि आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, समझे मेरी बात को क्या बोल रहा हूं? एक बेलन है, उसका हमेशा जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616। ये आधार क्योंकि वृत्त होता है, तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका मान होता है 22/7। 11 से कटेगा 2 बार, 11 पंजे 55, 11 से 66, 2 से कटेगा 28। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। यह गुणा में जाएगा 7 गुणा 28। 28 को क्या मैं 7 गुणा 4 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर। 28 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7 गुणा 4। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सब रूट में आएंगे, 7 गुणा 7 गुणा 4। तो जब रूट से बाहर निकलेगा
49 का रूट कितना होता है? आप बोलेंगे 7। 2 बार 7 है तो 1 आएगा। 4 का क्या होता है? 2 आता है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14, 14। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, आर की वैल्यू 14। कैसे आई आपको पता है। अगर आर की वैल्यू 14 निकली तो इस बेलन की हाइट क्या निकल जाएगी? 3 गुणा 14 मतलब 42। तो बेलन की धारिता हमसे पूछी है, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता मतलब उसका आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर 22/7। आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196। रट्टा मान लो स्क्वायर 30 तक, बहुत फायदा देगा। एच 42। अब हम इसको काटते हैं। अगर 7 दूनी 14, 7 अट्ठा 56, 28 आया। ठीक है, 28 की गुणा हम करते हैं अगर 22 में, तो 28 दूनी। वैसे मैं बताऊं, यहाँ आंसर मेरा यहीं पे आ चुका है, क्योंकि देखिए गुणा किस किस की होनी है? 22 की, 28 की और 42 की। तो जब इनकी गुणा होगी, ये क्या है? इकाई के अंक। इसकी गुणा इससे होगी, इकाई इकाई को देखिए। 8 दूनी 16 का 6, इकाई का अंक 6 है। फिर उस 6 की गुणा किससे होगी? 2 से। तो आंसर जो मेरा आएगा, कुछ भी आंसर आए, उसके इकाई का अंक क्या होगा? 2। देखिए 2 अट्ठे 16 का 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आएगा। इकाई का अंक 2 आना चाहिए। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एक ही आंसर आया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिना कैलकुलेशन करे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 28 दूनी 56 का 6 हासिल 5, फिर 28 दूनी 56, 61, 616 गुणा 42। तो 616 की हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, माना किससे? 42 से। तो वो आएगा 2 12, 25,872। क्या है? 25,872। बात चल रही थी किसमें? सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और आप बोलेंगे सर आंसर तो है 25.872। वो इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमसे आंसर में सेंटीमीटर में नहीं पूछा, लीटर में पूछा। तो यहां से मैं अगर निकालू 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? आप बोलेंगे 1/1000 लीटर। हमको चेंज किसको करना है? हमको चेंज करना है 25,872। तो 1000 से भागा देंगे तो डेसिमल जो है संख्याओं के 3 अंक बाद आ जाएगा, जितने जीरो होते हैं। कितना भागा दे रहे हैं? तो 1 2 3 आ जाएगा 25.872 लीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा होता तो आंसर ये होता, लेकिन उसने लीटर में हमको पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। देखिए दोबारा से बता देता हूं, इस क्वेश्चन में लिखा था बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी थी। और ये हमारा बेलन है, एक घर का सामान में ला रखा हूं। तो ये बेलन है, इसमें क्या है? बोला है कि आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो आधार होता है, ये बेलनाकार आकृति है, बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है? वृत्त होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वहां से हमने क्या निकाला? आर। आर निकाल दिया तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से हमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में ना पहुंच के उसने पूछा था लीटर में। आंसर तो हमारा यहीं पे निकल गया था। अगर हम एग्जाम में करते तो हम करते 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, मतलब यूनिट डिजिट जिसकी 2 है वही हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे आंसर निकाल के या पूरा सॉल्व करके भी निकालोगे तो आपको 1 नंबर ही मिलना है, और यहाँ पे से निकालोगे तभी भी आपको 1 ही नंबर मिलना है। तो एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच करिए। आप कोशिश करिए कि कैसे आप जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच पाए।
उसके लिए कभी आप ऑप्शन मेथड करिए, कभी यूनिट डिजिट करिए, ऑप्शन में नजर डालिए कि कैसे कैसे ऑप्शन है, क्या पूछा गया है। मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी अप्रोच ऐसी हो जाएगी कि आप भी क्वेश्चन को जल्दी और इजीली उसको कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है आपका, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसके आंसर तक पहुंचिए। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है तो इसका मान बताइए। 8x प्लस 2 सही 1/4 का मान। ऑप्शन आपके ये है। मान लेते हैं पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b। तो क्या बोलता है एग्जाम में, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? -40/3। एक संख्या मतलब a की वैल्यू कितनी है? -5/2। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है उल्टा। उल्टा मतलब अंश का हर, हर का अंश। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अभी ये ऊपर में है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3/1 हो या 1/3 हो, समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी 3 1 ऊपर है, मैं बोलूं 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3 कहां आ जाएगा? नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1। ऐसी बोलूं 1/3 का व्युत्क्रम क्या है? 3 अभी कहां है? हर में, तो आ जाएगा अंश में, तो हो जाएगा 3। ऐसे ही इसमें बोला है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है, मतलब जो दूसरी संख्या का उल्टा है वो x है। मतलब दूसरी संख्या क्या थी? b, तो b की वैल्यू x नहीं है, उल्टी संख्या के व्युत्क्रम की वैल्यू x है। यही बोल रहा है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम मतलब b नहीं, 1/b। अंश वाला हर में चले गया, हर वाला अंश में चले गया। इसकी वैल्यू x है, तो हमें तो दूसरी संख्या की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, b की एक्सिस हो जाएगी, नीचे कुछ नहीं है तो एक ही होता है, तो bx = 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/x। इसका मतलब जो दूसरी संख्या थी हमारी 1/x थी और पहली संख्या तो हमें दी गई है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? -40/3। तो a की वैल्यू हम रख देंगे -5/2 और b की वैल्यू है 1/x। इसकी आ जाएगी -40/3। माइनस से माइनस कटेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ऊपर क्या है? 5 × 1 5, 3 से मल्टीप्लाई 15। 15 बराबर कितना आ जाएगा? 40 की 2 से गुणा 80 और x, तो 80 × x या फिर 80x ये बोलेंगे। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो आएगी, आप बोलोगे 15, x के साथ 80 गुणा में था तो भागा में चले जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, 3/16। x की वैल्यू आ गई 3/16, लेकिन हमें मान किसका चाहिए? 8x प्लस 2 सही 1/4। ठीक है, यहां पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। 8x की वैल्यू कितनी निकली? 3/16 प्लस 2 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 4 दूनी 8 और अंश वाला जो होता है 9/4। क्लियर? 4 दूनी 8, दोनों की गुणा और ये ऐड होगा तो 9/4। 8 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो कितना आएगा? ये आएगा 3/2 प्लस 9/4। 2 और 4 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है? आप बोलेंगे 4। फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार, और जितनी बार भाग जाता है फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं जो अंश में ऊपर है इसके। तो 2 × 6 प्लस 4 का भागा 1 बार, 1 की गुणा 9 से 9, तो ये आ जाएगा मेरा 15/4।
4। क्या आंसर में ऐसा कोई है? आप बोलेंगे इस फॉर्म में तो नहीं लिखा है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा है। तो ये कितना है? 3 दूनी 6, 7/2, 4 तिया 12, 15/4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।